Hello dear friends and students, welcome to Satyam Education Foundation. Dear Standard 11th के स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग के अकाउंट सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और टॉपिक का नाम क्या है? हिसाबी समीकरण और धंधा के व्यवहार, अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो आपको मैं जैसे हर बार कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूं, पहले आपको हेडिंग को समझाने की कोशिश करता हूँ, ये सुनो। तो यहाँ पे बच्चों थोड़े से अगर हम हेडिंग को समझ ले कि हिसाबी समीकरण, समीकरण का मतलब बच्चों आप बचपन से पढ़ते आए हो। समीकरण बच्चों, समीकरण जो वर्ड है आप मैथ्स में भी यूज कर चुके हो, समीकरण वर्ड जो है आप साइंस में भी यूज कर सकते हो, ये सुनो। तो समीकरण अगर कोई वर्ड आता है तो ये बच्चों हमारे दिमाग में आ जाता है कि हाँ समान चिन्ह लगा होगा और कुछ लेफ्ट हैंड के साइड होगा और कुछ क्या होगा, राइट हैंड के साइड होगा। यस और नो? जैसे बच्चों आप H+2O लिखते हो और इस साइड 2H2O लिखते हो, 2 है मतलब जो भी आपने साइंस में पढ़ा था। और बच्चों अगर मैं मैथ्स की बात करूं, A+B का होल स्क्वायर एक साइड लिखते हो तो उसका और एक साइड क्या लिखते हो, A² + 2AB + B², और बीच में कौन सी साइन रहता है, इक्वल। तो इसी प्रकार हम बिजनेस में जो भी व्यवहार उत्पन्न होते हैं, बिजनेस में जो भी व्यवहार उत्पन्न होते हैं उसको लेकर हम क्या समीकरण लिख सकते हैं, ये हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है टुडे का। तो यहां पे मैंने ब्लैक बोर्ड में सारे चीजों को आपके 11th में पार्ट 1 में जो चीजें, सारे चीजों को यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है और चंद मिनटों में हम कंक्लूजन में आ जाएंगे कि हम ये हिसाबी समीकरण से क्या समझेंगे। यस और नो? सो शैल वी स्टार्ट? तो बेटा यहां पे आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया कि अकाउंट के सारे टर्म्स, यस और नो? और वहां पे आपने एक वर्ड सीखा होगा, व्यवहार और बाउचर। व्यवहार का मतलब बच्चों आप लोग को पता है, जैसे हमारे बिहेवियर नहीं होता है, यहाँ पे व्यवहार का मतलब आप कोई भी एक बिजनेस के एक ट्रांजैक्शन करते हो। मैंने 4,000 का माल खरीदा, तुमने 5,000 वेतन चुकाया, मतलब कोई भी एक अगर आप बिजनेस की व्यवहार करते हो, बिजनेस की ट्रांजैक्शन करते हो, तो बच्चों धंधा में आप कोई भी एक व्यवहार करते हो तो उसे हम व्यवहार समझते हैं। और व्यवहार बच्चों लिखा कहां से जाता है, बाउचर से। अकाउंटेंट बच्चों क्या करता है ना, धंधे में पूरे दिन में जितने भी बिल्स उसके पास होंगे, 2 टाइप के बिल्स होते हैं, कच्चा बिल और पक्का बिल। कच्चा बिल मतलब बच्चों जो उससे मिला होगा पैसा, मैन बिल उसे दे दिया होगा और अपने पास एक जेरॉक्स कॉपी रखा होगा, दैट इज कच्चा बिल। और पक्का बिल बच्चों क्या होता है, जब खुद ने पेमेंट किया होगा तो उसको व्यापारी ने क्या दिया होगा, पक्का बिल दिया होगा। कुछ बैंक के ट्रांजैक्शन होंगे, बैंक में पैसा भरा होगा तो उसका रिसिप्ट होगा, अगर बैंक से चेक मिला होगा तो चेक होगा। तो ये बहुत सारे बच्चों क्या होते हैं, बाउचर्स कहलाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिससे पता चलता है, जिससे आपके अकाउंटेंट समझेगा हाँ मेरे मालिक ने कुछ धंधा किया है। मालिक उसके पास बैठ के एक एक चीज नहीं बताएगा, उसके पास क्या होंगे, सबूत के तौर पर कि आज दिन भर दिन तमाम जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होगा और वो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं बाउचर। बाउचर को लेकर बच्चों चालू होगा अकाउंटिंग प्रोसेस। और अकाउंटिंग प्रोसेस में बच्चों पहले क्या होगा, बाउचर से व्यवहार समझेगा। बाउचर से अगर बच्चों एक बाउचर है 5,000 का मिल्स का है, तो अकाउंटेंट बंदा समझ जाएगा कि 5,000 हम क्या किया गया, मिल्स के पीछे, भोजन के पीछे खर्चा किया गया। अगर बच्चों किसी की साड़ी का बिल है, लिखा होगा 10,000, मैन बिल है, तो उसे समझ में आएगा 10,000, और बच्चों आपको पता है हेडिंग में लिखा होगा जो कंपनी का नाम, उससे हमारे मालिक ने खरीदा है। तो फ्रॉम द बाउचर्स अकाउंटेंट कैन नो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन हेल्ड थ्रू आउट द डे। अंडरस्टैंड? तो यहां से बच्चों व्यवहार को लिखा जाएगा। और आपने बच्चों सेकेंड चैप्टर में हर एक व्यवहार के 2 असर के बारे में सीखा। कितने असर के बारे में? 2 असर के बारे में। जैसे कि बच्चों आपने 4,000 का माल हरीश ब्रदर से खरीदा, तो 2 असर कैसे होंगे, 4,000 का माल खरीदा, माल धंधे में आ रहा है, एक असर, इसीलिए बच्चों माल आ रहा है तो खरीद खाते लिखो। असर से एक खाता बनाते हो, इसीलिए मैंने लिखा है 2 असर, और उससे आप क्या बन जाएगा, 2 खाता। अब ये 2 खाताओं को लेकर, और दूसरा बच्चों खाता क्या होगा, आपने हरीश से खरीदा तो हरीश आपसे लेने वाला है पैसा, आपको उधार माल दे रहा है, तो हरीश बच्चों आपका लेनदार हो गया, तो लेनदार खाते।
पहला खाता हो गया खरीद खाते क्योंकि माल आ रहा है, दूसरा हरीश से आप बाकी हो, हरीश साहब से लेने वाला है पैसा, इसलिए आप उसको लेनदार कह रहे हो। तो दो खाते बच्चों आपके बन जाते हैं। सेकेंड चैप्टर तक आप इतना सीख जाते हो। जैसे ही बच्चों आपका थर्ड चैप्टर आता है, जीएसटी वाला अभी इंक्लूड हुआ है, थर्ड चैप्टर को आप थोड़े साइड कर दीजिए। उसके बाद बच्चों हम सीखते हैं फोर्थ चैप्टर में रोज नामचा करना। दो असर तो पहले से सीखे हुए होते हैं, और सेकेंड चैप्टर में ही बच्चों ना हम गोल्डन प्रिंसिपल के बारे में सीख लेते हैं। दो असर, दो खाते और दो खाताओं को हम 3 अकाउंट में डाल के देखते हैं। एक होता है व्यक्तिगत खाता, दूसरा होता है माल संपत्ति खाता, तीसरा होता है उपज खर्च खाता। अगर देनदार लेनदार का कहीं पे लगता है कि भाई या तो पैसा हमें देने वाला है, मतलब देनदार है, जो उधार माल हमसे लिया होगा वो देनदार, वो पैसा हमें देने वाला है, और जिससे हम उधार माल लिए होंगे वो होता है लेनदार, क्योंकि वो हमसे लेने वाला है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो देनदार लेनदार को अगर बच्चों देनदार लेनदार हो तो उससे आप व्यक्तिगत खाता में डाल के देखोगे कि भाई क्या होने वाला है, इसकी एंट्री जमा होगा कि उधार होगा। माल संपत्ति के बारे में बच्चों, माल आ रहा है कि जा रहा है, उसके बारे में आपको माल संपत्ति खाते हैं। और उपज खर्च खाते में उपज या आय हो रहा है कि खर्च या नुकसान हो रहा है। तो 3 गोल्डन प्रिंसिपल को अगर मैं उधार जमा के बारे जैसे बताऊं तो व्यक्तिगत खाता का रूल क्या है, अगर कोई खाता से आपको पता चलता है कि भाई व्यक्ति देनदार है, पैसा देने वाला है, तो उसे उधार करते हैं, तो उसे हम जमा करते हैं। तो देनदार खाते उधार और लेनदार खाते जमा, ये करते हम व्यक्तिगत खाता में, जो बच्चों ये गोल्डन प्रिंसिपल्स में आता है। सेकंड है माल संपत्ति के बारे में। माल संपत्ति आए तो उधार, माल संपत्ति जाए तो जमा। थर्ड आता है बच्चों उपज खर्च खाते में, इसी के बारे में बात कर रहा हूं। दो असर के बारे में हमने 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो बेटा थर्ड नंबर जो हमने गोल्डन प्रिंसिपल में पढ़ा है वो होता है आपके नॉमिनल अकाउंट, या तो उसे उपज खर्च खाता कहते हैं। अगर कोई व्यवहार आपको ये दिखाता हो, व्यवहार में से 2 असर करेंगे, और 2 असर पर से बच्चों अगर आपको कुछ लगता है कि भाई हाँ ये उपज है, फॉर एग्जाम्पल कमीशन मिला, आपको कुछ वेतन मिला, तो ये उपज को बच्चों आप क्या करते हो, अकॉर्डिंग टू उपज खर्च खाता उसे आप जमा करोगे। अगर आपका कोई नुकसान होता है या तो खर्च होता है तो आप उसे उधार करोगे। इस प्रकार से बच्चों कोई व्यवहार पर से उत्पन्न 2 असरों का और उन 2 असरों पर से बने 2 खातों का उधार करना है कि जमा करना है, यहां तक आप सेकंड चैप्टर में पढ़ लेते हो। और ये जो बातें आप पढ़े होंगे इसको खाली जब हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तब बच्चों हम पढ़ते हैं आपके 4th नंबर चैप्टर, जिसे हम कहते हैं रोज नामचा। और रोज नामचा को हम प्राथमिक बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक बही। क्योंकि आप जो लिखना चालू करते हो ना बेटा, वो पहले किस में लिखते हो? रोज नामचा में। लेकिन इतने सारे धंधे के व्यवहार रोज नामचा में लिखना कठिन हो जाएगा, इसलिए रोज नामचा को हम बहुत सारे सहायक बहियों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों आपकी खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी, बिक्री वापसी, देनी हुंडी, लेनी हुंडी, रोकड़ बही और मुख्य रोज नामचा। और ये सारे बच्चों एक एक आपके चैप्टर से, जैसे आपके 4th नंबर चैप्टर रोज नामचा में खत्म हुआ। रोज नामचा में हमने क्या किया? सेकंड चैप्टर में जो पढ़ा था हमने उधार और जमा की कहानी, उसे ही हमने अप्लाई किया और व्यवस्थित रूप से हमने लिख दिया। तारीख लिखेंगे, विवरण लिखेंगे, विवरण में बच्चों उधार जमा करेंगे अकॉर्डिंग टू गोल्डन प्रिंसिपल्स, यस और नो। उसके बाद खाता पृष्ठ नंबर लिखेंगे, उधार राशि, जमा राशि लिखेंगे। यहां पे ये बातें खत्म हुआ। रोज नामचा सीख जाने के बाद हम पढ़ते हैं आपके 5th नंबर की बात करें। 6th नंबर में पढ़ेंगे खरीदी बिक्री, खरीदी वापसी, बिक्री वापसी, ये सारे बुक्स के बारे में। 7th नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे रोकड़ बही। 8th नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे मुख्य रोज नामचा, जो कि तमाम क्या है आपके सहायक बहियां हैं। देनी हुंडी, लेनी हुंडी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये भी आपके सहायक बहियां। लेकिन इसके बाद बच्चों हम चले जाएंगे खाता बही खतौनी में। उसके बाद हम जाएंगे सकल तलपट में। उसके बाद बच्चों आपके बैंक रिकॉन्सिलेशन करके चैप्टर खत्म होता है। लेकिन हम बच्चों 5th चैप्टर में रुके हुए। मैं 6th 7th बच्चों यहां पे आपको बता दिया कैसे कैसे आपकी सीक्वेंस चलने वाला है। लेकिन 6th 5th नंबर चैप्टर में बच्चों जो रोज नामचा के बाद आपके चैप्टर आता है, उसमें आपको परम सत्य की पहले से ही बच्चों अनुमान दिया जाएगा। रोज नामचा तक आप यहां तक सीखे हो कि पहले बाउचर, बाउचर से व्यवहार, व्यवहार से 2 असरें, 2 असरों पर से 2 खाता है, और 2 खाताओं को ही हम करते हैं, किसी को उधार करेंगे तो किसी को जमा करेंगे। और अकाउंट में बच्चों पहले हमने किसी को उधार और किसी को जमा कर लिया,
ये दोनों उधार जमा उधार जमा उधार जमा उधार जमा उधार जमा उधार जमा बच्चों लॉन्ग प्रोसेस के बाद उधार जमा बच्चों क्या होगा, जैसे कि रोज नामचा बनेगा, खाता भाई खतौनी बनेगा, खाता भाई खतौनी में बच्चों खाताओं की बाकी मिल जाएगा, खाताओं की बाकी पर से बच्चों हम बनाएंगे सकल तलपट, जिसे कहते हैं हम ट्रायल बैलेंस। सकल तलपट में उधार खाता उधार बाकियां पूरे, जमा बाकियां पूरे, दोनों सेम हो जाएंगे। आप पढ़ोगे जब वार्षिक हिसाब में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां तक आप समझो जितने सारे व्यवहारों को आपने उधार किया है, जितने सारे व्यवहारों को आपने जमा किया है, ये सारे के बच्चों सारे उधार बाकियां और सारे जमा बाकियां आपको टैली कहां पे नजर आएंगे, सकल तलपट में। और सकल तलपट में भी बच्चों उधार और जमा आप देख रहे हो, क्योंकि पहले से ही स्टार्ट हो गया है। यही उधार जमा बच्चों वार्षिक हिसाब में आपको नजर आएगा। वार्षिक हिसाब करेंगे तो बच्चों आपको मैंने पहले ही जब अकाउंटिंग स्टार्ट किया आपको बताया कि कोई भी कंपनी का हम हिसाब क्यों करते हैं, किसी भी कंपनी का हिसाब को देखने के लिए क्यों हम इतने तरसते हैं, दो चीज के लिए। एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा होता है उसकी फाइनेंशियल स्टेटस। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब लाभकारिता और फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है, आर्थिक स्थिति। लाभकारिता मतलब कितना कमा रहा है, आर्थिक स्थिति मतलब उसकी संपत्ति और दायित्व क्या है। संपत्ति और दायित्व पर से हम क्या अनुमान लगाते हैं, भाई कितना स्टेटस वाला है, भाई बुलेट चला रहा है, कार गाड़ी है, स्टेटस अच्छा खासा है, साइकिल चला रहा है, स्टेटस बुरा है। ये सुनो, बहुत बाकी है, ये तो गंदा इंसान है, बहुत बाकी है, लेबिलिटी ज्यादा रखा है। ये सुनो, तो बच्चों ये आपकी आर्थिक स्थिति क्या दिखाता है, आपकी संपत्ति और दायित्व की स्थिति पर से आर्थिक स्थिति दिखाता है। अब तक देखो हमारी गाड़ी क्या चले, उधार और जमा को लेकर, तो ये उधार और जमा उधार और जमा उधार और जमा बच्चों लास्ट में आके आपके एक पत्रक में गिरेगा, जो कि वार्षिक हिसाब का लास्ट एक कंक्लूजन पत्रक होता है। जैसे बच्चों ये आर्थिक चिट्ठा है ना, ये आर्थिक चिट्ठा आप देखो, आर्थिक चिट्ठा लास्ट में बनता है। जैसे आपने 10th में बहुत सारे पढ़ाई किया, न जाने सत्यम एजुकेशन में कितने सारे पेपर दिए, और सत्यम में तो बच्चों पेपर दिए, इसके साथ साथ बोर्ड में आपने 6 पेपर्स दिए, एक एक पेपर में आपने 35 40 50 पेजेस भरे। ये सुनो, ये सारे आपके खाताएं थे, लेकिन लास्ट में बच्चों आपको क्या मिला, एक पत्रक मिल गया और उसमें लिखे गए थे, मेंशन हुए थे आपके मार्क्स, और कुछ लिखा गया था। तो बच्चों आपके लिए वो मार्क्स ही सब कुछ था, पत्रक ही सब कुछ था। तो व्यवसाय में बच्चों हमने जो स्टार्ट किया था वाउचर से हमने व्यवहार देखे, व्यवहार से दो असर देखे, असरों को उधार जमा करते लास्ट में कंक्लूजन में बच्चों जब आए, हमारे दो असर कहां पे गिरे, आपके आर्थिक चिट्ठे में, जो कि कंक्लूजन रिपोर्ट होता है कि धंधा कितना अच्छा है। इज इट वेरी क्लियर? तो बच्चों हमने देखा कि भाई जो मंजिल प्राप्त करने के लिए हमने चालू किया था, हमारी बच्चों मुसाफरी हमने स्टार्ट किया था, और लास्ट में बच्चों आके दोनों एंट्री जो उधार जमा था वो बच्चों कहां पे गिर रहे हैं, आपके आर्थिक चिट्ठे में। और जो उधार बाकियां हैं उसे बच्चों हम संपत्ति के तौर पे बच्चों गिनते हैं, और जो जमा बाकियां है वो बच्चों या तो हमारी कैपिटल होता है, या तो हमारी पूंजी होता है, या तो दायित्व होता है। इसका मतलब है बच्चों हमने जितने सारे उधार जमा किए हैं वो सारे के सारे दो पार्ट में ही जा रहे हैं। उधार वाला पार्ट आगे कहां पे गिर रहा है, एसेट्स में, दायित्व वाला जमा वाला पार्ट कहां पे आके गिर रहा है, पूंजी और दायित्व में। इसका मतलब हमने ये देख लिया कि भाई जो पहले हमने किसी एक व्यवहार के जो भी असर आए, जैसे 5,000 का माल रोकड़ खरीदा, तो हमारा होता है खरीदी खाते उधार रोकड़ खाते जमा, वही 5,000 लिखते हो, वही 5,000 आके लास्ट में बच्चों कहां पे गिरता है, आपके एक गिरता है एसेट के साइड, दूसरा गिरता है आपके दायित्व के साइड। और दायित्व में असेट्स में तो हमने एसेट्स लिख लिया, लेकिन दायित्व में हमने C+L ऐसे दो क्यों लिखा। यहां से तो आपको समझ में आ गया कि फाइनली तो जो चीज होता है वो आके टैली होने वाला है। आर्थिक चिट्ठा क्या होने वाला है, टैली होने वाला है। किसे समझ में आ गया आर्थिक चिट्ठा क्यों टैली होगा, क्योंकि दो असर उधार जमा आगे आके यहीं पे गिरते हैं। यस और नो? यस। इसलिए आर्थिक चिट्ठा तो टैली होने वाला है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा ये प्रश्न है कि सर आपने लिख देते हैं दायित्व इक्वल टू ए, लिएबिलिटी इक्वल टू ए लिख देते, क्योंकि जमा वाले को आपने लिएबिलिटी बोल दिया और उधार वाले को आपने एसेट्स बोल दिया, तो आप L बराबर A लिख देते, इक्वेशन हो जाता, मैं समझ जाता। लेकिन आपने C क्यों लिखा, C+L इक्वल टू A क्यों लिखा? तो मैं ये बताऊंगा, जो हमारे दायित्व है वो दो प्रकार के होते हैं। धंधा होता है एक खुद ही व्यक्ति, जिसको हम कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। धंधा का दो जन के ऊपर दायित्व होता है, एक होता है बाह्य दायित्व, बाहर लोगों की तरफ, जिसको हम लिएबिलिटी कहते हैं, मानते हैं हाँ दायित्व है। लेकिन एक होता है आंतरिक दायित्व, जो धंधे का मालिक के प्रति दायित्व है।
इसीलिए दायित्व को दो भाग कर दिया गया और एक लिख दिया गया सी और लिख दिया गया एल। और आपको तो अब तक पता चल गया था कि भाई आपका दायित्व और क्या होने वाला है, संपत्ति समान। तो लास्ट में बच्चों आपको ये कंक्लूजन मिल रहा है, हाँ समझ में आ गया भाई, जो हमने दो असर स्टार्ट किए थे, दो असर पर से दो खाताएं बनाए थे, दो खाताओं को हमने उधार बाकी और जमा बाकी किया था, ये लास्ट में आके फिर से डिवाइड होके कहां पे गिर रहे हैं, आपके आर्थिक चिट्ठे में। और जमा वाले कहां पे गिर रहे हैं, आपके पूंजी और दायित्व में। और आपके उधार वाले कहां पे गिर रहे हैं, एसेट्स में। तो यहाँ पे बच्चों हमारी इक्वेशन बन गया क्या, C plus L इक्वल टू A। स्टार्ट किया था हमने बहुत पहले, लेकिन अभी बच्चों बहुत पहले से ही आपको अनुमान लगा देना पड़ेगा, हाँ भाई हमारी डायरेक्शन क्या है। जैसे बच्चों बहुत बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, ये सुनो, स्टार्टिंग तो बच्चों बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन बच्चों एंडिंग में वो उनका दूरदृष्टि नहीं होता है। दूरदृष्टि ना होने से बच्चों वो भटक जाते हैं, भटकते आत्मा हो जाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग बच्चों बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि क्या नहीं था, दूरदृष्टि। लेकिन बच्चों हमें दूरदृष्टि पता चल गया, क्योंकि फोर्थ चैप्टर में जैसे ही हमने रोज नामचा सीखा, इसके बाद बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन फिर भी हम समझ गए कि भाई लास्ट में इसका क्या है। ऐसे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसका कोई मंजिल है नहीं। लेकिन बच्चों यहां से हमें पता चल रहा है इसका मंजिल कहां पे। ये दो असर का मंजिल बेटा कहां पे है, आर्थिक चिट्ठा। यस और नो? आर्थिक चिट्ठे में बच्चों दो कहां पे पढ़ने वाले हैं ना, उधार वाला भाई पढ़ने वाला है कहां पे, संपत्ति में। जमा वाला पढ़ने वाला है पूंजी और दायित्व में। ये हम समझ गए। इसीलिए बच्चों हमने देख लिया भाई, एक गुरु मंत्र दे रहा हूं व्यवहार का, लास्ट में तेरा व्यवहार का एक ही मंत्र है, C plus L इक्वल टू A। ये हो गया तेरा गुरु मंत्र, C plus L इक्वल टू A, C plus L इक्वल टू A। ये हो गया आपका व्यवसाय का, जो भी आप एंट्री मार रहे हो। बोलेगा तू कुछ भी, एक बच्चों गेम खेलता ना, तो कुछ भी संख्या बोल, इससे ये गुणा कर, इससे वो कर, उससे होकर इतना आएगा। तो बच्चों हम भी बोलेंगे तू दो एंट्री मार, मारते जा 10 एंट्री मार, आंख बंद कर मारते जा एंट्री मारते जा, 10 व्यवहार 100 व्यवहार ली, 1000 व्यवहार ली। लास्ट में गुरु मंत्र दे रहा हूं, तेरा C plus L इक्वल टू A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C plus L इक्वल टू A हो जाएगा, C plus L इक्वल टू A हो जाएगा। ये मैं लिख के देता हूं, हो जाएगा। इसीलिए तू क्या करते रहे, एंट्री मारते रहे। मेरा गुरु मंत्र याद रख, व्यवसाय का क्या है, C plus L इक्वल टू A। और इसका बच्चों सारे व्यवहार होने के बाद अगर सच्चे में उसको ठीक ठाक नॉलेज होगा, सारे एंट्री व्यवस्थित मारते जाएगा और लास्ट में बच्चों आपका प्रवचन क्या हो जाएगा, सत्य। C plus L इक्वल टू A, कैपिटल प्लस लिएबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल का मतलब आंतरिक दायित्व, लिएबिलिटी का मतलब बाह्य दायित्व, एसेट्स का मतलब आपका क्या हो जाएगा, संपत्ति। और इन चारों चीजों को बच्चों आपको 4 वर्ड्स में बता दूंगा कि कैसे कैसे हो सकता है। पहला पॉइंट आप मुझे प्लीज बताना। पहला पॉइंट बच्चों, एक सेकंड में चौक ले लेता हूं। पहला पॉइंट बच्चों, कैसे हम इसको करेंगे, हमारे जो हम क्या करेंगे, A इक्वल टू C plus L है, इसको किन किन चरणों में पढ़ेंगे, 4 चरण बच्चों मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट, आप कंक्लूजन समझ लोगे। पहले बच्चों, अगर आपका एसेट्स में वृद्धि हो जाए और एसेट्स में ही कमी हो जाए, तो बच्चों भी समीकरण समाधान, एसेट्स में वृद्धि, एसेट्स में कमी, तो समीकरण के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा बच्चों क्या है, आपका कैपिटल में वृद्धि हो और कैपिटल में कमी हो जाए, अथवा लिएबिलिटी में वृद्धि हो और लिएबिलिटी में ही कमी हो जाए, तो भी बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनो। अब थर्ड है बच्चों, अगर आपके एसेट्स में वृद्धि हो रहा है, तो इस साइड भी किसी कोई ना कोई, या तो C या तो L, ये दोनों में से किस में वृद्धि हो जाएगा। चौथा है, अगर आपके एसेट्स में कमी हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, C अथवा L में भी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। अब आपको बच्चों खाली एक एक एग्जांपल की दे रही है, बोलते एग्जांपल। पहला एग्जांपल है बच्चों, आपका ऐसा एक व्यवहार, आपका ऐसा एक व्यवहार जिसमें A में ही वृद्धि होता हो और A में ही कमी हो जाता हो, तो उस साइड बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, समान ही आने वाला है। एक एग्जांपल बोलेंगे, जैसे कि बच्चों 4000 का फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर बच्चों धंधे में आ रहा है, फर्नीचर धंधे में एसेट्स में वृद्धि, और पैसा जा रहा है कमी, रोकड़ में कमी, तो बेटा दोनों में ये हो गया, तो भी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, गुरु मंत्र A इक्वल टू C plus L, क्योंकि एक में 5000 वृद्धि, एक में 5 एसेट्स में। सेकंड बच्चों पढ़ेंगे कि कैपिटल में वृद्धि कमी या तो लिएबिलिटी में वृद्धि कमी, तो भी बच्चों एसेट्स के साइड को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कैपिटल में वृद्धि कमी में बच्चों बता दूं कि अगर मैं मालिक हूं, मैं 5000 धंधे में लेके आ रहा हूं,
लेकिन उसी वक्त में 5,000 का फर्नीचर लेके चला गया। 5,000 में धंधे में लाया तो आपको एक समय लगता है भाई पूंजी आ रहा है, पूंजी में वृद्धि करो, लेकिन तुरंत ही मैं बच्चों फर्नीचर उठा के ले जा रहा हूं, पूंजी में कमी। तो बच्चों अगर ऐसे व्यवहार हो गया कि पूंजी में ही वृद्धि हो रहा है, पूंजी में ही कमी हो रहा है, तो भी हमारी इक्वेशन इक्वल। समझ गए? अब थर्ड नंबर बच्चों इसी में ही और एक लिएबिलिटी में वृद्धि, लिएबिलिटी में कमी कैसे? लिएबिलिटी में बच्चों आप कैपिटल का समझ गए, लिएबिलिटी की समझ ले रहे। लिएबिलिटी में बच्चों क्या होगा, मैंने 6,000 का उधार माल खरीदा है, उधार माल खरीदा तो मेरी लिएबिलिटी बढ़ गया, लेकिन तुरंत ही मुझे पता चला नहीं भाई इसके माल में खोटे वापस कर दो, तो बच्चों खरीद वापसी आ गया, तो बच्चों आपका पहले इंस्टेंस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लिएबिलिटी, लेकिन तुरंत ही आपकी लिएबिलिटी घट जा रहा है। तो अभी बच्चों आपका ये गुरु मंत्र जो है, व्यवहारिक मंत्र, जो व्यवसाय का मंत्र है, क्या A = C + L क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड नंबर पे चले, एसेट्स में वृद्धि हो तो कैपिटल या लायबिलिटी में वृद्धि। फॉर एग्जांपल 4,000 का आपने क्या किया, माल उधार खरीदा रमेश से, तो बच्चों आपकी माल बढ़ रहा है, एसेट्स में वृद्धि, आपके लेनदार बढ़ रहा है, दायित्व में वृद्धि, खत्म। या तो और एक एग्जांपल, कैपिटल में वृद्धि और बच्चों एसेट्स में वृद्धि। 6,000 का फर्नीचर मैंने लाया बिजनेस में, तो बच्चों मेरा कैपिटल में वृद्धि और किस में वृद्धि, संपत्ति में। अगर बच्चों 6,000 का मैंने ले लिया, क्या किया, फर्नीचर ले लिया, तो एसेट्स में कमी, पूंजी में भी कमी, ये हो गया। अब बच्चों फोर्थ नंबर क्या है, कमी वाला भी हो गया, वृद्धि वाला भी हो गया, कमी वाला भी हो गया। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपको 4 पॉइंट समझ में आना चाहिए। पहले तो गुरु मंत्र स्टार्टिंग से ही हमें पता चलना चाहिए। जैसे बच्चों पूरी महाभारत में पहले से ही कौन बता के रखा था, कर्म एवाय कारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो, तुम्हें एक ही है, धर्म के साथ चलो। आप अभी बहुत दूर हो, आपके कर्म पथ, आपका जो मंजिल है, लेकिन फिर भी आप चलते रहो, कहां पे, मंजिल आपका स्पष्ट होना चाहिए। तो यहां से बच्चों आप स्टार्ट कर रहे हो बाउचर से, लेकिन मंजिल स्पष्ट होना चाहिए। C + L = क्या होना चाहिए, आप बच्चों कर्म करो, आपका मंजिल स्पष्ट होना चाहिए। मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है, एक आदर्श नागरिक बनना है, एक आदर्श लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना है, ये आप कर रहे हो, लेकिन आपको बच्चों आप व्यवहार स्टार्ट कर दियो, सालों के बच्चों 1 साल लग जाएंगे ये आते आते, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए पहले से क्या, A = C + L। किसे समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच, जोरदार।